वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.4 पावर्स ऑफ 10। वी हैव यूज्ड नंबर्स लाइक 10, 100, 1000 एंड सो ऑन व्हेन राइटिंग इंडियन न्यूमरल्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जो किसी नंबर को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाता है। जैसे ये नंबर है तो जो नंबर जिस प्लेस पे होता है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है, ये आपका 10,000 प्लेस है तो 4 आपका 10,000 वाली प्लेस पे है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10,000। फिर 7 थाउजेंड वाली प्लेस पे है तो थाउजेंड मल्टीप्लाई हो गया। 500 वाली प्लेस पे है, 6 टेंस वाली प्लेस पे है और 1 वंस वाली प्लेस पे है। इस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। ये आपने सीखा होगा। दिस कैन बी रिटन यूजिंग पावर्स ऑफ 10। अब यहाँ आप देखो, अगर तो 1 हो गया, 10, 100, 1000, 10,000, इसको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 10,000 को 10 रेज़ टू द पावर 4। 1 के बाद जितने जीरो होंगे वही पावर बन जाती है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 1, इसकी वैल्यू 10 ही होती है तो पावर 1 है तो लास्ट में एक जीरो। 10 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, 100 होता है तो पावर 2 है, लास्ट में 2 जीरो आ गया। अगर 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे तो 1 0 0 0 1000 होता है तो पावर 3, लास्ट में 3 जीरो। तो ऐसा होता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 को 10 रेज़ टू द पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1। और अभी हमने देखा कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0, तो सारा 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 0, तो 10 रेज़ टू द पावर 0 तो 1 ही होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही मिलेगा। लेकिन ये फॉर्म में हम लिख रहे थे ना, पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में, तो इसलिए हमने ऐसा किया। राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। अब ये जो नंबर्स आपको दिए हैं इनको भी इसी तरीके से आप लिखो, तो चलिए लिख लेते हैं। 172 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 आपकी हंड्रेड्स वाली प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 टेंस वाली प्लेस पे है तो 10 से, प्लस 2 वंस वाली प्लेस पे है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 0। तो ऐसे हमको लिखना था, हमने लिख दिया। तो 5 आपका 1000 वाली प्लेस पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 वाली प्लेस पे है, 4 टेंस वाली और 2 वंस वाली। 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 को लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 2, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 0। अब थर्ड वाला वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, बहुत सिंपल है। तो उसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 2, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 0। तो ये हो गया। हाउ कैन वी राइट 561.903। क्लास 7th में आपने डेसिमल की बाद की प्लेसेस के बारे में पढ़ा होगा। भाई डेसिमल से अगर इधर चलेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड इस तरह चलता है। डेसिमल से राइट चलेंगे तो 1/10, 1/100 यानी 1/10, 100th, 1000th, इस फॉर्म में प्लेसेस चलती हैं। तो जो जिस प्लेस पे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो डेसिमल की लेफ्ट साइड ये वंस वाली प्लेस है, ये टेंस वाली है, ये हंड्रेड्स वाली है, ठीक है। तो 500 वाली प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टेंस वाली प्लेस पे है, और 1 लिख सकते हो या 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्योंकि 1 वंस वाली प्लेस पे है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पढ़ा होगा अपने क्लास 7 में कि डेसिमल से लेफ्ट साइड हम वंस, टेंस, 100 इस तरह चलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से काउंट करना शुरू कर दिया आप कि ये वंस है, ये टेंस है। डेसिमल से लेफ्ट साइड अलग चलेगा, डेसिमल से राइट साइड कहानी अलग चलेगी। डेसिमल से राइट साइड क्या चलेगा, 1/10, तो 9 आपका क्या है, जस्ट बाद डेसिमल के राइट साइड 1/10 वाली प्लेस है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1/10, प्लस इसी तरह से 0 कौन सी प्लेस पे है, 100 वाली प्लेस पे है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 1000 वाली प्लेस पे है तो 1/1000 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। राइटिंग इट यूजिंग पावर ऑफ 10 वी हैव। पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 100 को तो 10 रेज़ टू द पावर 2 हम लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 1/10, 1/100 ये है, इसको हम क्या करेंगे, देखो 1/10 इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 1। अगर ये 1 हटाएंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट हम खत्म करेंगे, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, 10 रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा लिखा है 1/10 रेज़ टू द पावर 2, तो अगर ये 1 से हटाकर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो 2 का -2 हो जाएगी पावर। जैसे हम ऐसे करते थे ना, 10 रेज़ टू द पावर -2 है तो उसको 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगी, -2 से 2, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो बस उसका उल्टा कर रहे हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -1, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -2,
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन। लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। तो चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जहाँ पर लार्ज नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला वाला फैक्ट है द सन इज लोकेटेड। सन लोकेटेड है कितना, ये इतनी ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है, मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, उसके सेंटर से सन की जो दूरी है वो आपको दी है। कितना बड़ा नंबर है ना ये। सेकंड वाला देख लो, द नंबर ऑफ स्टार्स इन अवर गैलेक्सी इज दिस। थर्ड वाला, द मास ऑफ द अर्थ इज, ये इतनी बड़ी वैल्यू है kg। एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेज इट बिकम डिफिकल्ट टू रीड द नंबर्स करेक्टली। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज करती जाती है किसी भी नंबर में, तो उसको पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। अब इतने बड़े बड़े नंबर ऊपर लिखे हैं, आप पढ़ ही ना पाओगे। वी में मिसकाउंट द नंबर ऑफ जीरोज और प्लेस कॉमाज इनकरेक्टली। अब हो सकता है कि हम जीरोज को सही से काउंट ना कर पाएँ, एक आध जीरो कम ज़्यादा कर दें, या कॉमा सही से नहीं लगाए, तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो इतने बड़े नंबर को रीड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वी विल देन रीड द रॉन्ग वैल्यू। तो अगर हम कॉमा सही से नहीं लगाएंगे, जीरोज को अगर सही से काउंट नहीं कर पाएंगे, तो रॉन्ग वैल्यू रीड कर लेंगे। इट इज़ लाइक गेटिंग ₹5,000 व्हेन यू वर सपोज टू गेट 50,000। ये ऐसा ही है कि जैसे 50,000 आपको मिलने वाला था, 50,000 में क्या होता है, 5 होता है और 4 जीरो लगे होते हैं, एक जीरो कम रह गया, तो अब कितना मिलेगा आपको, 5,000 मिलेगा। वैसे तो सिर्फ एक ही जीरो हटा है, लेकिन वैल्यू में कितना फ़र्क आ गया ना, कहाँ 50,000 मिल रहा था और अब 5,000 मिल रहा है, काफ़ी डिफरेंस आ गया सिर्फ एक जीरो के हट जाने से। तो ऐसा नहीं कि आप एक जीरो हटा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही जीरो तो है। एक जीरो कम ज़्यादा होने से काफ़ी वैल्यू चेंज हो जाती है। द नंबर ऑफ जीरोज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इनिशियल डिजिट्स इन सेवरल केसेस। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो स्टार्टिंग की डिजिट है उससे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मिलना था आपको 50,000 इनिशियल डिजिट यानी स्टार्टिंग वाले डिजिट, अगर ये एक कम या ज़्यादा हो जाए, मान लो एक कम हो जाए, तो हो जाएगा 40,000। तो 10,000 का डिफरेंस आया कि नहीं। लेकिन अगर लास्ट का एक जीरो आप भूल गए तो क्या हो जाएगा, 5,000। तो 50,000 से 5,000 ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, वहीं 50,000 से 40,000 ये कम डिफरेंस है। तो यही कह रहा है कि बहुत से केसेस में जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो इनिशियल डिजिट से भी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल डिजिट में एक चेंज हो गया तो 10,000 का फ़र्क आया, और यहाँ 45,000 का डिफरेंस आ गया एक जीरो हटाने की वजह से। कैन वी यूज़ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दीज वेरी लार्ज नंबर्स करेक्टली। तो क्या हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए और सही से इसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा ही किया जाता है। जहाँ बहुत बड़े नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 5900 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5,900 को हम क्या लिख सकते हैं, 590 मल्टीप्लाई बाई 10। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं अभी देखो, पहले ये समझ लो एक चीज़। कोई भी नंबर लिखा होता है उसके लास्ट में डेसिमल होता है, अगर कोई इंटीजर ही क्यों ना हो उसमें लास्ट में एक डेसिमल होता है। जैसे यही हमारा नंबर है 5900, तो यहाँ डेसिमल होता है। अब क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इस डेसिमल को हम हटा देते हैं। तो बेसिकली कोई नंबर है उसके लास्ट में अगर ऐसे डेसिमल लगा है तो उसको हटा सकते हो, यानी सिंपल इसको 5900 ही लिख दो। क्योंकि डेसिमल का काम क्या होता है, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि ये इंटीजर वाले पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को सेपरेट करता है। अब यहाँ पूरा का पूरा इंटीजर ही वाला पार्ट है 5900, तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं, हालांकि डेसिमल होता है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है, लेट्स सपोज 78.00, कितने भी जीरो लगे हों, तो डेसिमल के राइट साइड अगर कुछ ना हो या सारे ज़ीरो हो तो सारे ज़ीरो हटा के डेसिमल हटा सकते हैं, और खाली डेसिमल हो तो उस डेसिमल को भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो उस डेसिमल को कंसीडर करके करेंगे, यानी 5900 को हम 5900 और ये डेसिमल ऐसे लगा के हम समझेंगे। अब देखो, डेसिमल जब एक डिजिट मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, जैसे यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डेसिमल 2 डिजिट मूव करेगा, जैसे डेसिमल यहाँ से चल के ये जीरो छोड़ा और यहाँ आ गया, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डेसिमल 3 डिजिट मूव करेगा, 009, ये 3 डिजिट छोड़ के ये यहाँ आ गया 5 के पास, तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? डेसिमल जितना डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा 1 के साथ उतने ही जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे हो रहा, कोई जादू तो है नहीं। ये ऐसे होता है जैसे कोई नंबर मैं लिख देता हूँ 7835.92, ये कोई नंबर लिखा है। अब आप बताओ, अगर इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर दें और 10 डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब ये जो 10 डिवाइड में है, इससे इस नंबर को हम डिवाइड करें तो 10 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो डेसिमल उसका लेफ़्ट की तरफ एक मूव कर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर 783.592। 10 से तो हमने डिवाइड कर लिया था तो हट जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 10 ये रह जाएगा। तो ऐसे होता है
कि डेसिमल एक लेफ्ट की तरफ मूव किया तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई में आ गया, 2 मूव करता तो 100 मल्टीप्लाई में आ जाता। तो ये चीज़ आपने सीखी होगी कि अगर किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करता है, 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हमारा नंबर था 5900। अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर के बिल्कुल राइट में डेसिमल होता है, बस उसके आगे कोई चीज़ लिखी नहीं तो डेसिमल हटा देते हैं। तो अब हमने उसी डेसिमल को लगे रहने दिया चीज़ों को समझने के लिए। अब डेसिमल एक डिजिट अगर इधर मूव कराएंगे तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो 590.0 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। अभी एक चीज़ मैंने बताई कि डेसिमल के राइट साइड अगर 0 हो या कुछ भी ना हो तो उस डेसिमल को, 0 को, सबको हटा सकते हैं, तो ये पूरा पोर्शन हट जाएगा। तो आ जाएगा सिंपल 590 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 को 10⁻1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल 2 डिजिट मूव कर जाए लेफ्ट की तरफ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें क्या है। 5900 ये डेसिमल था, 2 डिजिट मूव करेगा तो ये 9 के बाद आ जाएगा। तो 59.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, यानी 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। चलो 100 ही लिखते हैं अभी। अब यहाँ भी देखो डेसिमल है, उसके आगे का सारा 0 है तो डेसिमल हटा दो, 59 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा सिंपल। यही चीज़ यहाँ पर देखो लिखी है, इसको हम लिख सकते हैं 59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अब हम चाह रहे हैं कि डेसिमल 3 डिजिट मूव कर जाए, ये यहाँ पर आ जाए 5 के आगे, तो क्या होगा, यानी 5.900। 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हैं ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो डेसिमल को नहीं हटा सकते क्योंकि डेसिमल के पास 0 नहीं है, 9 आ गया ना, लेकिन लास्ट के जो जीरोज होते हैं राइट साइड ऑफ द डेसिमल उसको हम हटा सकते हैं। तो ये सिंपल 5.9 हो जाएगा, आगे का सारा 0 है तो हट जाएगा। 1000 को 10⁻3। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर चाह रहे हैं कि डेसिमल 4 डिजिट पीछे चला जाए, यानी यहाँ बिल्कुल 5 के भी पीछे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डेसिमल यहाँ पर आ गया 5900। डेसिमल से पीछे हम अगर कोई नंबर ना हो तो 0 लगा सकते हैं, ऐसे लगा दिया हमने। मल्टीप्लाई बाई, अब ये 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 और 4 0, क्योंकि 4 डिजिट पीछे मूव हुआ है। डेसिमल के राइट साइड लास्ट में जो जीरोस होते हैं उसको हटा सकते हैं, तो सिंपल ये 0.59 मल्टीप्लाई बाई 10,000 को 10⁻4 लिख सकते हैं। तो ये देखो ऐसे ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड अ पावर ऑफ 10। तो किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके प्रोडक्ट? एक नंबर होगा जो कि 1 से 10 के बीच में कोई हो सकता है, दूसरा नंबर पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 5900 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पहले एक नंबर चाहिए जो 1 और 10 के बीच में हो। तो यहाँ देखो कई फॉर्मेट में हमने चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर देखो जो पहला नंबर है वो 590 है, 1 और 10 के बीच में चाहिए ना, तो ये वाला नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो 59 है, इसको भी नहीं लेंगे। ये 5.9 है, 5.9 1 और 10 के बीच में आता है, 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 1 और 10 के बीच में आएगा कि नहीं, मतलब ये इस फॉर्मेट की बात हो रही है। बाकी ये 0.59 ये तो 1 से कम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ये जो फॉर्मेट है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, पहले एक नंबर लेना है जो कि 1 और 10 के बीच में हो, ये मल्टीप्लाई हो 10⁻⁻ समथिंग से। तो 5900 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा था 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब अगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि 1 से 10 के बीच में नंबर कैसे बनाए, तो सिंपल से समझ लेना, जो भी नंबर दिया है उसकी पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। यानी लेफ्ट से देखें तो एक डिजिट हो, एक नंबर लिखा हो, उसके बाद डेसिमल हो, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे 5 था, 5 के जस्ट बाद आपने डेसिमल लगा दिया, तो ये काम हो गया। अभी एक दूसरा नंबर है 20800। यहाँ पर हम मान लेंगे कि डेसिमल है, हमको 2 के बाद डेसिमल चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग ये 1 और 10 के बीच में होगा। नहीं तो अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये एक डिजिट मूव करेगा, 2 3 4 मूव करना है ना, तो ये 2.08 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई जितना मूव करा है उतनी पावर बन जाएगी 10 की, 10⁻4। अब ये आपका है, इसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 के बाद डेसिमल पहुँचाना है। अभी डेसिमल यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6, नहीं तो ऐसे काउंट कर लो, यहाँ पर ये 3 0 4 5 6 जीरोस के बाद इधर से डेसिमल लगाना है, तो 8.00 सारा आ जाएगा। तो लास्ट में सब 0 ही है, तो डेसिमल हमने हटा दिया, सिंपल 8 इसको लिख दिया, 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो अब इन तीनों में आप देखो 5.9 हो गया, 2.08 हो गया, 8 हो गया, ये सारे 1 और 10 के बीच में है, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻ समथिंग के फॉर्म में हमने लिख दिया। राइट द लार्ज नंबर फैक्ट्स वी रेड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म। तो ऊपर जो हमने नंबर्स देखे थे उसको उसी फॉर्म में आप लिखो। तो ये पहला वाला देखो, लेफ्ट से चलेंगे तो जस्ट एक डिजिट के बाद हमको डेसिमल चाहिए,
तो 3 से राइट साइड कितने जीरोज हैं यही काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 जीरोज है ना। 3 पॉइंट आगे का सब जीरो है तो हटा दो, जीरो भी हटा दो, पॉइंट भी हटा दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 जीरो से तो 10⁻20 आ जाएगा। डेसिमल यहाँ से 20 डिजिट मूव करके ये 3 के आगे पहुँचा है, तो जितनी डिजिट मूव किया है उतनी पावर बन जाएगी। सेकंड वाले इसी तरह से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। थर्ड वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए हमको 5 के जस्ट बाद, तो यहाँ तक पूरा चलेंगे। कितना नंबर हमने देखा 24, तो हो जाएगा 5.976। इसके बाद सब जीरोस है तो हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। ये केजी में वैल्यू थी तो हमने केजी में लिख दिया, ये मीटर में थी तो ऊपर मीटर में लिख दिया। सेकंड वाला जस्ट नंबर था तो उसमें कोई यूनिट लगेगी नहीं, तो यूनिट ज़रूर लगा देना। इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म वी राइट नंबर एज x मल्टीप्लाई बाय 10⁻y। तो साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं या साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसमें किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं कि पहले तो हमारा कोई नंबर x होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 10⁻y से, इस फॉर्मेट में होगा, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 10। जहाँ x की जो वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में होगी, 1 भी हो सकती है। अभी ऊपर हमने सेकेंड वाले फैक्ट में देखा था ना, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ रहा था, यहाँ पर ये देखो, तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं 1 से इक्वल या ग्रेटर, लेकिन 10 से कम, 10 या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एंड इज़ द कोफिशिएंट, और x को हम क्या कहेंगे, ये है इस नंबर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहते हैं किसी चीज़ के पीछे लगने वाले को, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसके पीछे ही तो लगा है ये। एंड y द एक्सपोनेंट इज़ एन इंटीजर। अब ये जो y है ये क्या है, एक्सपोनेंट, या इसी को हम पावर कह सकते हैं। ये होगा कोई इंटीजर, इंटीजर यानी 0 1 2 3 इस तरह चलता जाएगा, और इधर 0 से पहले -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो पावर होगी वो कोई इंटीजर होगा, कोई फ्रैक्शन वगैरह डेसिमल वाला ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि y की वैल्यू 1/2 आ रही है या 3/7 आ रही है या 3.8 आ रही है, ऐसा नंबर नहीं होगा, इंटीजर होगा। x के लिए ज़रूरी नहीं कि इंटीजर हो, जैसे आप यहाँ देखो 5.9 इंटीजर नहीं है, 2.08 ये इंटीजर नहीं है, ये 8 इंटीजर है, तो इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन y के लिए कंडीशन क्या है कि वो कोई इंटीजर होगा। ऑफन द एक्सपोनेंट y इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द कोफिशिएंट x। अक्सर क्या होता है, ये जो y है, जो पावर लगी है, जो एक्सपोनेंट है, वो कोफिशिएंट x से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन वी राइट 2 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, द 7 इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन 2। हमने मुंबई की पॉपुलेशन लिखी कि ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, तो यहाँ कह रहा है कि ये जो 7 है ये 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडीड इफ 2 इज चेंज टू 3, अगर 2 को हम इंक्रीज़ कर दें, एक बढ़ा दें, 2 से 3 कर दें, तो क्या हो जाएगा भाई, ये रिपोर्ट हो जाएगा कि पॉपुलेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 है। तो 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ा, 1 का इंक्रीज़ हुआ कि नहीं, और 1 क्या है, 2 का आधा है, तो हम कह सकते हैं आधा और बढ़ गया। तो अगर हमने कोफिशिएंट को 1 बढ़ाया तो उससे जो ओवरऑल वैल्यू है वो आधी बढ़ गई, हाफ इंक्रीज हो गई। द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1/2, दैट इज 2 करोड़ टू 3 करोड़, तो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई, जो 2 करोड़ का आधा 1 करोड़, तो 2 करोड़ में 1 करोड़ ऐड कर दोगे 3 करोड़ बन जाएगा। वही जो पावर है उसको 7 से 8 कर दिया, यहाँ भी 1 ही बढ़ाए हम, लेकिन अब क्या होगा, पॉपुलेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितनी पावर होती है लास्ट में उतने जीरो आते हैं। तो अगर पावर 7 है तो ये 2 करोड़ बनना है, पावर अगर 8 कर दिया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2 करोड़ से 20 करोड़ हो जाएगा, तो 10 गुना बढ़ गया। तो देखा आपने, कोफिशिएंट को हमने 1 इंक्रीज़ किया तो आधा ही ओवरऑल वैल्यू बढ़ी, लेकिन एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू हमने 1 इंक्रीज़ कर दी तो उससे वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्लिसिटली मेंशंस द एक्सपोनेंट विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लिसिटली यानी बिल्कुल साफ साफ क्लियरली मेंशन होता है एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर ज़रा से गड़बड़ हो गया, साफ से आपने लिखा, छोटा से लिख दिया, टेढ़ा मेढ़ा से लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, तो उससे वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डिजिट, क्योंकि ये नंबर ऑफ डिजिट को इंडिकेट करती है। जैसे मैंने लिखा 10⁻2 तो इसकी वैल्यू होगी 100, इसमें है 3 डिजिट। अगर हम पावर 1 इंक्रीज़ कर दें, 10⁻3 कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी 1000, तो इसमें 3 डिजिट थी, यहाँ पर 4 डिजिट हो गई। तो जो पावर है वो नंबर ऑफ डिजिट को इंडिकेट करती है।
If we say that the population of Kohima is 1,42,395, then it gives the impression that we are quite sure about this number up to the units place. अगर हम कोहिमा की पॉपुलेशन बता रहे हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन है 1,42,395, इस वैल्यू को देख के आपको क्या लगेगा कि यार ये जो वैल्यू बता रहा है ना एकदम एग्जैक्ट उसको पता है, तभी ये 395 तक जा रहा है, 96 क्यों नहीं कहा, बिल्कुल यूनिट डिजिट की वैल्यू भी बता दी कि यहाँ 5 होगा। तो इसको देख के हमको ये आइडिया लग रहा है कि यूनिट डिजिट तक चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट बताई गई हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। When we use large numbers, in most cases we are more concerned about how big a quantity or measure is rather than the exact value. जब हम लार्ज नंबर्स का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हमारा कंसर्न, हमारी चिंता बस ये होती है कि ये पता चल जाए कि ये नंबर कितना बड़ा है, ये जो मेजरमेंट है वो कितना बड़ा है, बजाय इसके कि एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चले। एग्जैक्ट वैल्यू भी कहीं कहीं इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वानखेड़े स्टेडियम की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 33,108, मतलब इतनी सीट लगी है। ये वैल्यू जानना कब इंपॉर्टेंट है? जब टिकट वगैरह सेल करना हो। ऐसा थोड़ी ना अंदाजे से चलो अरे लगभग 33,000 है, थोड़ा सा 200-300 आगे बढ़ा दिया, टिकट बेच दिए, बैठने की जगह ही नहीं पता चला, और बिल्कुल 33,000 ही मोटा मोटा मान लिया आपने, तो 108 सीट खाली रह जाएगी, उसका टिकट आपका बेकार जाएगा। तो उस केस में तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर हमको सिर्फ आइडिया लेना हो कि वहाँ का साइज़ कितना है, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, तो अगर रफली आपने 33,000 में बता दिया तो आइडिया लग जाएगा कि वानखेड़े स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 33,000 है, तो हाँ आइडिया लग जाएगा, हाँ इतना है। या मान लो आप वानखेड़े में मैच देखने गए थे, आपके फ्रेंड ने पूछा कि यार वहाँ कितने लोग थे, तो कहा हाँ लगभग भरा था, रहे होंगे 25-30 हज़ार लोग। तो एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया, एकदम एग्जैक्ट उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके उसको नाश्ता नहीं बांटना है एक एक चेयर पे जाके, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में जो बड़े नंबर्स हैं उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं चाहिए होती, बस साइज़ का आइडिया लग जाए। अब थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर एक ज़ीरो कम कर दो, आपने कहा कि वहाँ जो लोग थे मेरे हिसाब से वो 30,000 की पब्लिक रही होगी जो मैच देख रही थी, अगर एक ज़ीरो हटा दो क्या हो जाएगा 3,000। तो अब इन दोनों में तो काफ़ी फ़र्क हो गया। आपने कहा 30,000 लोग थे और आप कहोगे 3,000 लोग थे, तो कहा अरे इतने कम लोग, सिर्फ 3,000, तो साइज़ का फ़र्क पड़ा कि नहीं? तो थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं, इतना कि उससे साइज़ का ऑलमोस्ट वही आइडिया मिलना चाहिए। इफ़ यू आर ओनली श्योर दैट द पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1,42,000 वी कैन राइट इट एज, अगर हमको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन इतना पता है कि हाँ कोहिमा की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1,42,000 है, तो ठीक है भाई 395 अगर आप छोड़ भी दोगे तो उसके साइज़ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने रिपोर्ट कर दिया 1.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। इफ़ यू कैन ओनली बी श्योर दैट इट इज़ अराउंड 1,40,000, अगर हम बिल्कुल पक्का है कि हाँ 1,40,000 तो है, अब उससे थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा है लेकिन इतना हम जानते हैं कि 1,40,000 तो है, तो हम रिपोर्ट करेंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट हाउ वेल वी नो द नंबर। कोफिशिएंट में जो नंबर होता है वो ये बताता है कितने अच्छे से हम उस नंबर को जानते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या लिखोगे, 1.42395 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, और एक वैल्यू यहाँ पर लिखी है, इसको अगर लिख लो 1.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, एक वैल्यू यहाँ पर लिखी है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर देखो क्या आपको समझ में आ रहा है। पहली वाली वैल्यू से पता चलेगा कि यार चीज़ें बहुत एक्यूरेट पता है इसको, कि 1.42395 ये आगे तक इतनी डिटेल उसको पता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता है। इससे लगेगा हाँ ज़्यादा वैल्यू नहीं पता, इससे और एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, अच्छे से नंबर का आइडिया नहीं है। लेकिन इन तीनों से साइज़ का ऑलमोस्ट वही आइडिया लग रहा है, यहाँ भी 10⁵ है, यहाँ भी 10⁵ है, यहाँ भी 10⁵ है। तो क्या समझ में आया, जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो ये आइडिया देता है कि वो नंबर एग्जैक्टली कितना पता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोफिशिएंट के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट है वो ये बताएंगी कि कितने अच्छे से नंबर की इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। 1.42395 ये ज़्यादा डिजिट तक जा रहा है तो मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता है। 1.4 सिंपल लिख दिया मतलब आगे की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। अब जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो उसके साइज़ का आइडिया देगा। तीनों से साइज़ का वही आइडिया लग रहा है, बस कोफिशिएंट से हमको नंबर कितना एग्जैक्ट पता है उसका आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो मेन जो साइज़ पता चलेगा वो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को देख के ही पता चलेगा, ये बात याद रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नंबर रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म इज़ द एक्सपोनेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी नंबर का जिसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं वो उसका एक्सपोनेंट होता है, क्योंकि हमने देखा एक्सपोनेंट को अगर ज़रा से भी इधर उधर हम करेंगे तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो जो जितना ज़्यादा चेंज ले आएगा वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, कि उसको इधर उधर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी। एंड देन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोफिशिएंट, उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो कोफिशिएंट की पहली डिजिट है। द डिजिट्स फॉलोइंग द कोफिशिएंट आर स्मॉल करेक्शन टू द फर्स्ट डिजिट।
अब कोफिशिएंट के अंदर जो पहली डिजिट है उसके बाद की जो डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट का ही करेक्शंस है, यानी और एक्यूरेट वैल्यू हमको मिलती जाएगी जितनी आगे डिजिट लगाते चले जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऐसे समझो, जैसे हमको एक वैल्यू दी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ठीक है, ये हो गया। अगर हमको कोफिशिएंट में और डिजिट दे दी गई, फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि 3.2 है ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, तो कोफिशिएंट में एक डिजिट और बढ़ गई, तो हमको और एक्यूरेट वैल्यू मिल गई कि भैया एग्जैक्टली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ नहीं बल्कि 3.2 है, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। और डिजिट आपको दे दी गई 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, तो अब यहाँ 3 डिजिट मिल गई। आखिरी वाली जो डिजिट है इसकी वजह से और एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 3.2 नहीं है बल्कि 3.2 से भी थोड़ा ज़्यादा 3.28, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे जैसे आगे डिजिट हमको मिलती चली जा रही है वैल्यू और एक्यूरेट हमको मिलती चली जा रही है और एग्जैक्ट वैल्यू के करीब होते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो कोफिशिएंट में पहली डिजिट के बाद आगे की जो भी डिजिट लगेगी उस पहली वाली डिजिट को ही करेक्ट कर रही होगी, यानी और एग्जैक्ट वैल्यू ही दे रही होगी, यानी जैसे डिजिट में आगे बढ़ते जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कोई नंबर लिखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपोनेंट, यानी जो पावर लगी होगी 10 के ऊपर वो, उसके बाद कोफिशिएंट की जो पहली डिजिट है वो, फिर उसके बाद सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इस तरह से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज दिस डायनासोर स्केलेटन, इस डायनासोर का जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो कितना पुराना है। और यहाँ जो ऑफिसर उसने बताया इट इज 70 मिलियन एंड 15 ईयर ओल्ड, ये 70 मिलियन और 15 साल और इतना इंपॉर्टेंट है। अभी सोच रहा है 70 मिलियन एंड 50 ईयर ओल्ड, ये क्या मतलब है। तो समझाया कि अरे कहने का मतलब ये है व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर इट वॉज 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तो मुझे बताया गया था कि ये जो स्केलेटन है वो 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो काम करते करते 15 साल हो गए, तो 15 साल और जोड़ लो। तो ये कहना सही है कि गलत? ऑब्वियसली गलत है। ये जो 70 मिलियन वैल्यू बताई गई ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट 70 मिलियन ईयर्स पुराना है। अब जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे इसमें ऐड करते जाएंगे 70 मिलियन एंड 1 ईयर, 70 मिलियन एंड 2 ईयर, ऐसी बात नहीं है। 70 मिलियन जो बताया गया है उससे एक रफ आइडिया लग रहा है, एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि हाँ कितना साल पुराना है, 1-2 साल, 4 साल, 1000 साल पुराना नहीं है, बल्कि 70 मिलियन ईयर्स यानी 7 करोड़ साल पहले। तो हो सकता है 69 मिलियन ईयर्स ओल्ड रहा हो, एक रफ सा आइडिया दे दिया गया हो। तो 1-8 मिलियन ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई है, तो वहाँ पर 15 साल बीत जाने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, दीज वैल्यूज़ आर राउंडेड ऑफ एस्टिमेट्स, एवरेजेस और अप्रॉक्सीमेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सर्व द पर्पज एट हैंड। तो ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ये राउंड ऑफ करके एस्टिमेट दिया जाता है कि हाँ लगभग लगभग इतना, ऑन एन एवरेज इतना, या अप्रॉक्सीमेटली इतना, ज़्यादातर टाइम ऐसे होता है। और हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा कर रहा होता है। भाई डायनासोर कितना साल पुराना है, उसका क्या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है क्या, कि स्कूल में एडमिशन कराना है कि हाँ बताओ तुम्हारी एज कितनी है, एग्जैक्टली बताओ क्या डेट ऑफ बर्थ है, नहीं, बस एक आइडिया लगाना है कि इतने साल पुराने हैं, तो एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया तो उससे काम हो गया। आधार कार्ड थोड़ी ना बनवाना है डायनासोर का। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न इज, तो सन और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस आपको ये दी है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.4335, क्योंकि आगे का सब जीरो है तो 5 के आगे का पार्ट हटा दिया, 10⁻12 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस इज, तो सैटर्न और यूरेनस के बीच की वैल्यू आपको दी है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज, ये इतना दिया हुआ है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी आपको मैंने बता दिया है। चलो एक फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये लास्ट वाली वैल्यू बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 के बाद डेसिमल लगा रहे हैं ना, तो 1.496, आगे एक सब जीरो हटा दिया, मल्टीप्लाई बाई कितने डिजिट काउंट किए थे 1 के बाद, 11 ना, 10⁻11 मीटर। तो ये वैल्यू ऐसे आई। कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंसेज इज स्मॉलेस्ट, अब क्या आप बता सकते हो इन तीनों डिस्टेंस में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या कंपेयर करेंगे, वो चीज़ देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे छोटा जो एक्सपोनेंट होगा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। अगर एक्सपोनेंट इक्वल आता है तो फिर पहली डिजिट देखेंगे, ठीक है। चलिए उसको मैं आपको बता दूंगा, पहले यहाँ देखो, यहाँ पर जो पावर है वो 12 है, यहाँ पावर 12 है, यहाँ पर 11 है, छोटा बताना था ना, तो 11 छोटा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो छोटी होगी। अब चलिए आपको समझाने के लिए क्वेश्चन और देते हैं, ये 2 नंबर है, इनमें छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर देख लो, पावर यहाँ 5, पावर यहाँ 5, तो पावर तो सेम आ गई। अब इसके बाद कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कोफिशिएंट की पहली डिजिट। तो कोफिशिएंट की पहली डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जो भी पूछे उसको आप बता सकते हो, यहाँ से कौन छोटा है ये बताना है, तो 1 छोटा है तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये छोटी होगी।
अब इसमें बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है, स्मॉलेस्ट बताना है आपको। पावर देख लिया सेम है, कोफिशिएंट की पहली डिजिट देख लिया ये भी सेम है, दूसरी डिजिट भी सेम है, तो तीसरी डिजिट आप देखो, थर्ड डिजिट यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है। अब 8 और 7 में कौन छोटा है, 7 छोटा है ना, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम कंपेयर करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कंपेयर पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से। तो यहाँ कह रहा था कौन सी डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये स्मॉलेस्ट है। द नंबर लाइन बिलो शोज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। तो नीचे जो आपको नंबर लाइन दी है वो सन और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस बता रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो है सन और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस, और वो कितनी है 1.4335 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर। ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ। अब इसी नंबर लाइन पे नीचे अर्थ की रिलेटिव पोजिशन बताओ, यानी सन और अर्थ के बीच की क्या दूरी होगी, या अर्थ की लोकेशन बताओ, जिससे आपको ये पता चले कि सन और अर्थ और सैटर्न के बीच की क्या डिस्टेंस होगी। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज, अब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस आपको दी है, कितनी है 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। देखो साइज का आइडिया किससे लगता है, मैंने क्या बताया था आपको, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो वाला। सन और सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻12 मीटर की रेंज में है, वहीं सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻11 मीटर की रेंज में है। तो बस इसी से हम कंपेयर करेंगे, इसी से आइडिया लगाएंगे। 10⁻12 और 10⁻11 इनके साइज़ में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वही देखते हैं सन और सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻12 है, और सन और अर्थ के बीच में 10⁻11 समथिंग है, तो 12 से पहले 11 यहाँ कहीं अर्थ आएगा, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमको दिया है कि ए और बी ये दो पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10⁻2 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट पे ध्यान ना दो, 10⁻2 है। और ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10⁻1। हमको ए और बी का ड्रॉ करके दिया हुआ है कि भैया ये नंबर लाइन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर आएगा। तो ए और सी की दूरी हमको दी है 10⁻1, लेकिन इसको थोड़ा हम सॉल्व करो। 10⁻2 का मतलब होता है 100, 10⁻1 का मतलब होता है 10, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 100 है, और ए और सी के बीच की जो दूरी है वो 10 है। तो इस 100 को अगर 10 के पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 10 इक्वल पार्ट्स इसके हो जाएंगे। तो अब देखो ज़रा, ए से बी के बीच की डिस्टेंस हमको कितनी दी है, 100 की दी है ना, और ए और सी के बीच में 10 की है। तो ये जो लाइन मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है ये ए और बी के 10 इक्वल पार्ट्स कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगा। तो हर छोटी लाइन के बीच में 10 का गैप है। तो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की है, यानी सी जो है ए से वो 10 की दूरी पे होगा। तो सी कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा सी। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 की है। तो आपने देखा पावर में सिर्फ एक का डिफरेंस है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 10⁻2 थी, और ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस थी वो 10⁻1 थी, 2 से 1 बस एक का फ़र्क है, लेकिन साइज़ में 10 टाइम्स का फ़र्क आ गया। ए और सी के बीच की जो दूरी है उसका 10 टाइम्स है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। 10 का 10 टाइम्स 100 होता है ना, तो ये होता है। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमको बेसिकली पावर्स को देखना है, पावर्स ही साइज़ का आइडिया देती हैं आपको। अगर पावर के बीच में 1 का डिफरेंस है तो साइज़ में 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। अगर पावर में 2 का डिफरेंस है तो साइज़ में 100 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ स्केल से भी आप समझ सकते हो कि जैसे हमारा ए जो है वो 0 पे है और बी हमारा 10 पे है, तो सी की पोजीशन क्या होगी, ए और बी के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर का, तो ए और सी के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, ए और सी के बीच में 1 का, तो ए और बी के बीच में 10 का, तो 1 का 10 टाइम्स ही तो 10 है। तो इस तरह से आपको देखना है। अब यहाँ से आप बताओ, एक वैल्यू दी है जिसमें जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो 10⁻7 है, और एक वैल्यू दी है उसमें 10⁻11 है। इनके बीच में साइज़ का कितना डिफरेंस आएगा, तो पावर का डिफरेंस कर लो, 10⁻11 माइनस 7 आ जाएगा 10⁻4, यानी साइज़ में 10,000 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये चीज़ तो इतना समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो सन और सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻12 मीटर की रेंज में है, और सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻11 मीटर की रेंज है। साइज़ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10⁻12 माइनस 11 आ जाएगा 10।
10 टाइम्स का डिफरेंस आएगा, यानी सन और सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 टाइम्स होगी सन और अर्थ की बीच की डिस्टेंस का। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम मान लें कि ये 10 सेंटीमीटर है तो सन और अर्थ ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो एक रफ सा आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं, या स्केल का यूज़ करके भी आप देख सकते हो, नहीं तो हमको एक रफ सा आइडिया देना था। यहाँ कहीं आएगा, ये लोकेशन है अर्थ की, तो सन और अर्थ के बीच की दूरी ये है, अर्थ और सैटर्न के बीच की दूरी ये है। तो यहाँ से इनके डिस्टेंस का आइडिया हमको लग रहा है, यानी सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है उसका 10 गुना है सन और सैटर्न की बीच की दूरी, जो कि देखने से लग ही रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इन सबको लिख लो। 5 के बाद डेसिमल आएगा, तो 3, 5, 8, 9 ये 4 डिजिट है, इसके बाद डेसिमल लगाना है। तो 5.9853 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। सेकंड वाला देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 6 के बाद डेसिमल चाहिए। अभी डेसिमल यहाँ रहा होगा, 4 डिजिट मूव करके 6 के सामने आएगा, तो लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, ये हम चाहते हैं। तो 6.595, लास्ट में 0 हटा दो उसको, 4 डिजिट हमने मूव किए हैं ना, तो 10 रेज़ टू द पावर 4। थर्ड वाला देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस बिल्कुल लेफ्ट वाली डिजिट छोड़नी है, बाकी की कितने डिजिट है वो काउंट कर लो, वही पावर बनेगी। तो 3.43 और आगे का 0 है तो हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 रेज़ टू द पावर 6। अभी फोर्थ वाला बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 रेज़ टू द पावर 10 आएगा, लेकिन उससे पहले जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है वो कितना होगा, 7 पॉइंट। अब देखो ये 0 हटाना देना, क्योंकि आगे 4 है, अगर आगे का सारा ही 0 होता तो सब हटा देते, लेकिन आगे एक 4 है तो वहाँ तक जाएंगे। 7.004। अब आगे की जो ज़ीरोज़ हैं उसके आगे कोई 9 ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो वो 0 हटेगा। इस बात का भी ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद राइट साइड अगर सारा ही 0 है तभी वो सारे 0 हटेंगे। उसके बाद कहीं बीच में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो फिर वो पूरा 0 बीच का लेंगे, बीच के 0 ऐसे नहीं हटेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 10, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।